बस्तर की माओं को समर्पित, ऐसे करके डिस्क्लेमर के बाद वो आता है। तो आपको लगेगा कि यार ये माओं को समर्पित ये कैसे? उसमें आप और हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी तरह का होता है, सबसे भयावह पीड़ा जो झेलती है वो माताएं होती है, स्त्रियां होती हैं। अलग दृष्टिकोण से आपको चूरन फंकवाने की जो साजिश होती है कि नहीं यार वो कितना गरीब था और बुरहान वानी को बचपन में कर्नल ने उठक बैठक करवा दिया इसलिए वो टेररिस्ट बन गया, वो जो ह्यूमनाइज किया जाता है नृशंस लोगों को, जिन्होंने अभी तक 15,000 पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की है। जितना दिखाया गया ना वो 1% भी नहीं है वायलेंस का। 8 बच्चियों को जलती अग्नि में फेंक दिया गया था, बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों को, मतलब 5 साल भी नहीं, टॉडलर्स जो होते हैं 2 साल 1 साल ऐसे को। पति को 36 टुकड़ों में काट करके उसके रक्त से, कहा जाता है कि उधर जो है हमारा शहीद स्तंभ है माओवादियों का, उस पे जाके उस खून से तुम शहीद समाधि को लाल रंग का करो, उस पे तुम श्रद्धांजलि दो अपने पति के रक्त से। एक टोकरी में पूरे शव को इकट्ठा करके डाला जाता है जिसको सर पर लेकर के आती है। तो ऐसे दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन आप विचलित मत होइएगा। मूलतः वो भी असभ्य और बर्बर ही है जो यूनिवर्सिटीज के ओपन एयर थिएटर में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, खाली वहां पे, यहाँ पे हाथ में जो है बंदूक है, वहां गिटार है, उधर गोली निकलती, इधर शब्द निकलते हैं। दोनों का इम्पैक्ट उतना ही अधिक होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। हमारी सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से या स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उनके माध्यम से आप हमारा सहयोग भी कर सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बस्तर द नक्सल स्टोरी की समीक्षा करने जा रहा हूँ। ये फिल्म हमने, मुझे लगता है कि भारत में उन पहले व्यक्तियों में जो निर्माता टीम है उसके विलग मैं था। अभी लॉजिक्स यहीं पे नोएडा में है, तो वहाँ पे प्रीमियर रखा था सुदीप्त हुसैन ने, आदा शर्मा ने और विपुल शाह जी ने। तो हम वहाँ पे देखने गए और फिर फिल्म तो कल रिलीज होगी। आज मैं समीक्षा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यह फिल्म क्यों अच्छी है, क्यों बनाई गई है और क्यों इस फिल्म को देखना आवश्यक हो जाता है। इसी टीम ने आपको द केरल स्टोरी दी, जो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि सहज तरह से जो लव जिहाद का विषय है उसको लेकर के आए, उसकी प्रस्तुति इस तरह से की कि सामान्य व्यक्ति को भी पता चले कि पूरा का पूरा उपक्रम जो है, पूरी की पूरी प्रोसेस है वो कैसी है, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है और हिंदू बच्चियां किस तरह से लव जिहाद के नेक्सस का शिकार होती हैं। उसकी सफलता के बाद इनके पास थोड़ा बहुत जो है, आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जो है इनकी सुधरी और वो आपको बस्तर द नक्सल स्टोरी के प्रोडक्शन क्वालिटी में आपको अच्छे तरीके से दिखती है। ये रिव्यू जो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं नहीं मानता कि 10 मिनट और 20 मिनट में जो है समीक्षा आप कर सकते हैं। 10-20 मिनट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वो भी मैं एक छोटा सा एक रील तो मैंने बना ही दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा या फिर आगे देखेंगे। और एक शॉर्ट रिव्यू भी जो है, एक कंसाइज रिव्यू नहीं, फिर प्रतिक्रिया ही मैं कहूँगा, वो भी मैं शॉर्टकट्स वाले चैनल पे डालूंगा। यहाँ पे ये रिव्यू जो है लगभग मुझे लगता है 45-50 मिनट, या अभी तो मैं आरंभ कर रहा हूँ, पता नहीं ये लंबा कितना खिंच जाएगा। और मैं लंबी समीक्षाएं इसलिए भी करता हूँ ताकि एक ऑडियंस के तौर पे आप भी जब फिल्मों को देखने जाते हैं, और जिनका, जो कई लोग कहते हैं ना कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं या हम करना चाहते हैं, इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भी पता चले कि एक फिल्म जब आप एक सामान्य दर्शक के रूप में देखने जाते हैं तब आप किस तरह से देखते हैं, और एक समीक्षक के रूप में देखने जाते हैं तब किस तरह से देखते हैं। और जब आपको, कई बार आप ट्विटर पे पढ़ेंगे या कोई कुछ अलग आपको एक बताएगा कि यार इस फिल्म में ये भी बात थी, तो वो जब रह जाता है, तो इस कारण से मैं चाहता हूँ कि एक होलसम रिव्यू हो, हर एस्पेक्ट पे बात हो, और आप लोगों का अगर ज्ञान वर्धन होता है मेरे वीडियो से तो वो भी हो सके। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि ये फिल्म अच्छी क्यों है। मैंने रिव्यू से पहले ही क्यों कहा कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए। अच्छी इसलिए है कि नक्सलवाद के विषय को पहले तो कोई उठाता नहीं,
उठाता है तो उसमें एक अलग तरह की रोमांटिसिज्म दिखेगी। रोमांटिसिज्म रोमांस से अलग होता है, वो अलग चीज़ है। उसमें है ना कि काल्पनिकता जो है अत्यधिक होती है और उसको एक अलग दृष्टिकोण से आपको चूरन फंकवाने की जो साजिश होती है कि नहीं यार वो कितना गरीब था और बुरहान वानी को बचपन में कर्नल ने उठक बैठक करवा दिया इसलिए वो टेररिस्ट बन गया। वो जो ह्यूमनाइज किया जाता है नृशंस लोगों को, जिन्होंने अभी तक 15,000 पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की है, और हत्या जिस नृशंसता से की है, इस फिल्म में निर्देशक जितना दिखा सकता था, एक दायरा होता है, सीमा होती है कि आप कितना वायलेंस दिखा सकते हो। तो सुदीप्तो सेन को साधुवाद की उन्होंने, एक होता है नो होल्ड्स बार्ड, कुछ भी हमें रुकना नहीं है, हमें दिखाना है जितना हमारी सीमाएं हैं, जितना हमारा ये आर्ट फॉर्म परमिट करता है उतना हम वायलेंस दिखाएंगे। इस फिल्म में वह नृशंसता आपको दिखेगी जो नृशंसता आपने संभवतः कश्मीर फाइल्स में दिखी थी, जब गिरजा टीकू के पात्र को जो है आड़ी से चीर दिया जाता है, उस तरह की यहाँ पे दिखेगी। और कोई इसमें लजाने की बात नहीं, क्योंकि जितना दिखाया गया ना वो 1% भी नहीं है वायलेंस का। 8 बच्चियों को जलती अग्नि में फेंक दिया गया था, बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों को, मतलब 5 साल भी नहीं, टॉडलर्स जो होते हैं 2 साल 1 साल ऐसे को यहाँ पे एक ही दिखाया गया उस तरह से प्रतीकात्मक तौर पे। तो एक यह कारण है जिसके कारण आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि जो ये अरुंधति रॉय या रवीश कुमार और तमाम जो वामपंथी धरे के लोग हैं, ये किस तरह से आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और अभिजात्य भाषा शैली का प्रयोग करके आपको समझाते हैं कि कैसे गरीब का, जो वास्तव में गरीब है न, हजारों करोड़ के इकोनॉमिक एम्पायर पे लोग बस्तर वाला पूरा क्षेत्र जो है उस पर कंट्रोल करते हैं, तो गरीब तो बिल्कुल नहीं है। ये कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, किस तरह से इनकी साठगांठ जो है इस्लामवादियों से है, लिट्टे से है, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबसे है, इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती है विदेशों में और वहाँ पे ये एक्सचेंज करते हैं कि कैसे भारत को तबाह किया जाए, इस तरह की बातें। ये सारी बातें आपको एक माँ के जीवन को फॉलो करते हुए दिखाया गया और स्टार्ट में लिखा हुआ डेडिकेटेड टू मदर्स ऑफ बस्तर ऐसे करके। तो वो जो है वो आपको तैयार करता है, आपको लगेगा कि माँ की बात हो रही है तो कुछ उस तरह से होगा जो मतलब ममता और फलाना का, नहीं, ये अलग तरह के माँ की कहानी है कि एक माँ, एक स्त्री जिसका बच्चा छीन लिया जाता है और उसको माओवादी बना दिया जाता है, जिसके पति को 36 टुकड़ों में काट करके उसके रक्त से कहा जाता है कि उधर जो है हमारा शहीद स्तंभ है माओवादियों का, उस पे जाके उस खून से तुम शहीद समाधि को लाल रंग का करो, उस पे तुम श्रद्धांजलि दो अपने पति के रक्त से, और फिर एक टोकरी में पूरे शव को इकट्ठा करके डाला जाता है जिसको सर पर लेकर के आती है। तो ऐसे दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन आप विचलित मत होइएगा क्योंकि वो आरंभ बिंदु है, वहाँ से फिल्म का मतलब वो सेट होता है नैरेटिव कि आप आगे क्या देखने जा रहे हैं, और उसमें निर्देशक ने बहुत ही अच्छे से मतलब वो दिखाया है। कुछ कुछ चीज़ें जिन्हें अभी तक नक्सलवाद पे जो स्टोरीज बनी हैं, चक्रव्यूह बना है, आपको हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी बनी है, और भी 70 के दशक में वो अलग तरह का था, नक्सलियों पे तो नहीं था, वो सर्वहारा और ऑपरेस्ड और ऑपरेसर और फलाना निमका ये सब पे हुआ करता था। उससे कैसे अलग है कि इन्होंने हर उस बात को कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसको वैचारिक फॉडर कहाँ से मिलता है, वो चारा कहाँ से पाते हैं, बौद्धिक आतंकी कौन है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट जो इनको शील्ड करते हैं और किस तरह से शील्ड करते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करके तंत्र को, जुडिशरी को, राजनीति को, मीडिया को, सबको प्रभावित किया जाता है। इसमें दिखाया गया है कि जो सूक्ष्म बातें हैं जो नॉर्मली इग्नोर होती हैं, जैसे कि
एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, ये कैसे गांव में घुसते हैं और बोलेंगे अरे तुम बहुत ज़्यादा गरीब हो, और गरीब हो इसका कारण सत्ता है, तो ठीक है सत्ता तो गरीबी का कारण एक होती है राजनीति, लेकिन उसके बाद जो वो बोलते हैं कि तुम जो है हम जन तानाशाही पार्टी एक बनाएंगे और हम इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, तुम जो है आर्म्स ले लो हाथों में, नहीं लेते हैं तो फोर्स करते हैं, उनके बच्चे खींचे जाते हैं। तो एक ये ट्रैक चलता है। उसके बाद किस तरह से वैसे सोल्जर्स, वैसे जवान या ऑफिसर्स जो होते हैं, जो अंततः तो पॉलिटिकल क्लास और जुडिशरी या प्रशासन जो है वही इस पे कॉल लेता है कि भाई इस समस्या से निपटना कैसे है, और आप एक सोल्जर के तौर पे जब स्टक हो जाते हैं, आपको बांध दिया जाता है, आपके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, बोला जाता है कि तुम अब चलो, इतनी लिमिटेशन है, अब जाके माओवादियों से लड़ो, जिनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, रॉकेट लॉन्चर है, पैसा है, अगर वो कुछ करते भी हैं तो न्यायपालिका में जाके उसको बचाने के लिए बड़े बड़े अधिवक्ता हैं। ये सब है। तो एक स्टक सोल्जर की कहानी, जनता का कैसे मोहभंग होता है, माओवाद से भी मोहभंग और तंत्र से भी मोहभंग। तो उनके पास तो न वो इधर जा सकते हैं न वो उधर जा सकते हैं। तो इस चीज़ को दिखाया है। बिकी हुई न्यायपालिका के ऊपर जो बहुत अच्छा, मतलब एक पूरा ट्रैक चलता है कॉन्स्टेंटली जुडिशरी का, उसमें दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें होती हैं, किस तरह से किया जाता है और कैसे अंततः न्यायपालिका जो है उसका पक्ष लेती है, जो अंग्रेजी बढ़िया बोलता है। बेसिकली ये दिखाया गया है कैसे यूनिवर्सिटीज़ को एक टेररिज्म के ब्रीडिंग ग्राउंड के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है, उसको भी बहुत अच्छे टच अपॉन किया है। लेकिन उतने में आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ से कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और एक बात जो इस फिल्म को अच्छी बनाती वो ये है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, मतलब फिल्मिंग में ना कोई कॉस्ट कटिंग करने की चेष्टा की कि फर्जी के, मतलब टुटपुंजिया टाइप के ग्राफिक्स डाल दिए गए हैं, वो सब नहीं है। जितना हो सकता था इस बजट में उससे अधिक अच्छे से बनाया गया है। प्रॉपर यदि गाड़ियों को उड़ाना है, उस पर गोलीबारी करनी है, तो उसी तरह से रियलिस्टिक सेटअप में किया गया, और इसमें अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि पैसा तो लगा है, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू भी जो है वो उसी तरह से इंक्रीज होती है। अब मैं निर्देशन की बात करूँगा। निर्देशन में सुदीप्तो सेन से हमने चर्चा की थी, तो उसे पता चला कि उनका जीवन और उनके परिवार के कई सदस्यों का जीवन इन नक्सलियों से, इस विचारधारा से बहुत ही अधिक एक मतलब लंबे समय तक प्रभावित रहा है, प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित रहा है। इनके घर के लोग भी उस विचारधारा से प्रभावित थे, ज्वाइन भी किया गया था, प्रताड़ित भी किए गए उन लोगों से। तो उसकी स्पष्ट छाप आपको दिखेगी कि छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि बाकी के निर्देशक या जो लोग न्यूज़पेपर की कटिंग वटिंग देखकर उसी से रिसर्च करके बनाना जानते हैं, तो वो इन नुआंसेज को मिस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पूरी फिल्म जो स्टार्ट होता है, उसका जो सीक्वेंस है कि आप नैरेटिव को एस्टैब्लिश करने के लिए जब कास्टिंग चलता रहता है, उसी वक्त इन्होंने बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स और ये सब करके उस नृशंसता की कहानियों को एक के बाद एक ऑडियो विजुअल माध्यम से वो दिखाया स्क्रीन पे, ताकि लोगों को लग जाए कि हम कहाँ किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। तो वो जो स्टोरी वीविंग की एक तकनीक होती है, क्रिएटिव डायरेक्टर विपुल शाह भी, उन्होंने भी लेखन में भी संभवतः सहयोग दिया। एक अमरनाथ झा हैं, उन्होंने लेखन में सहयोग दिया, और सुदीप्तो सेन भी है। तो ये इन सब को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस तरह से लिखा और निर्देशक ने अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए अच्छे से दिखाया है। हिंसा, कई बार क्या होता है, मैं फिर वापस जाऊंगा कि उनके साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने पूछा था कि हिंसा को तो आप कई तरह से, एक निर्देशक के समक्ष यह विकल्प होता है कि हिंसा को आप दिखा दोगे कि हाँ 76 जवानों को मार दिया गया, आपको एक्चुअल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन चूज टू डू अवे विथ इट, अगर आप ऑडियंस को शॉक नहीं करना चाहते हैं। या फिर आग में लोग जल रहे हैं तो आप लिख दो अग्निकांड हो गया, मीडिया में बाइट चलवा दोगे, दो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि यार ऐसी खबर आई, इस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो हिंसा को। लेकिन इस निर्देशक ने नहीं किया, क्योंकि इनका
एजेंडा ही जो पॉडकास्ट में बोला था मैं चला दूंगा। फिल्म मेकर्स इतने अपोलोजेटिक होते हैं ना, शुरू में ही लिख दिया कि नोइंगली अननोइंगली, वो जो डिस्क्लेमर लिखते हैं ना, किसी की दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मेरा एक 1 पॉइंट एजेंडा होता है, उसमें ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं भाई, ये बोलेंगे कि मैं ठेस पहुंचाने के लिए ही बनाया। कुछ लोगों को ठेस पहुंचेगा तब मेरी फिल्म का जर्नी सफल होगा। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऑफेंड ही करना है कुछ लोगों को। तो ये यहाँ पे दिखता है कि कुछ लोगों को ऑफेंड करना है और बाकी लोगों को बताना है कि भाई वास्तविकता जो है वो उतनी गुलाबी है नहीं जितनी आपको अभी तक के फिल्मों के माध्यम से दिखाई जाती रही है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है मिलिंद कश्यप करके, वो जो रत्ना है, मुख्य आप कह सकते हैं सेंट्रल, वैसे तो नीरजा माधव जो है उनका कैरेक्टर, अदा शर्मा को एक्ट्रेस मतलब लीड बोला जा रहा है, लेकिन मुझे जो लीड यहाँ पे लगा या पैरेलली आप रख सकते हो कि वो यहाँ पे इंदिरा तिवारी ने जो आदिवासी महिला का पात्र निभाया तो वो है। उसके पति की हत्या जिस तरह से होती है, बुलाया जाता है, जनता अदालत लगती है और लंका रेड्डी जो इनका लीडर है माओवादियों का, वो गन साइड में रखता है और उसके बाद वो कुल्हाड़ी लेता है और कुल्हाड़ी से छाती पे मारता है, फिर एक तरफ गर्दन पे मारता है, दूसरे तरफ मारता है, फिर फेस में वो कुल्हाड़ी जो है धंसा देता है। और इतने पे भी वो रुकता नहीं है। यही निर्देशक की मुझे लगता है कि विशिष्टता है। ही कुड हैव स्टॉप्ड, लेकिन नहीं, आपको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद वो नीचे जमीन पे बैठता है और इतने वार करता है उसके शव के ऊपर, उसको अलग अलग हिस्सों में, कई हिस्सों में काट देता है। फिर वो उठता है आराम से जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये दिखाता है कि माओवादियों की प्रवृत्ति क्या है। वहाँ पे महिला काडर भी है, गांव वाले भी हैं, बच्चे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। यही उनकी वो तकनीक है जिससे वो दे स्ट्राइक फियर अमंग द लोकल पॉपुलेस। वहाँ पे लोगों को डराने के लिए, उनको भयाक्रांत, वो बैठता है आराम से, पोंछता है, मुंह पोंछता है, आराम से बैठता है और फिर बोलता है कि तुम उठो और जा कर के उसके रक्त से शहीद समाधि स्थल को रंगो, श्रद्धांजलि दो। ये पूरा प्रोसेस जो होता है ना, वो फिल्म को एस्टैब्लिश करता है। और एडिटर को भी साधुवाद और निर्देशक को भी कि इन्होंने ओपनिंग सीक्वेंस जो है उसमें इसको शामिल किया है कि आप तैयार हो जाइए कि आगे होने वाला क्या है। वहाँ से उस कैरेक्टर का, बस्तर की उस माँ का, जो वैसी लाखों नहीं तो हजारों माँओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी यात्रा जो है आरंभ होती है। पीड़िता की, जिसका बच्चा छीन लिया गया, जिसको पता भी नहीं, पति के साथ ऐसी नृशंसता हुई कि वो घर पे आ जाती है पति का शव लेकर के, तब उसको याद आता है तो उसका बेटा कहाँ गया, तब वो खोजना आरंभ करती है। तो ये वहाँ पे दिखाया गया है। राजेंद्र कर्मा की हत्या, एक जो सलवा जुदूम इसका लीडर था, उसकी हत्या जो दिखाई गई है और जो सेलिब्रेशन है उसको लेके, पहले गोली मारी गई, उसके बाद स्टैबिंग की गई, उसके बाद उसको दोनों पांव से लेकर के घसीटा गया, और घसीटा सड़क पे नहीं, उबर खाबड़ जो है वो पथरीले जो जंगल के होते हैं उसमें, और उसके बाद फिर उसको घेर करके डांस किया गया। और इस डांस को आप जेएनयू में जो सेलिब्रेशन होता है उसके साथ जक्सटापोज कर सकते हैं कि जगह खाली बदल गया, विचारधारा वही है, सेलिब्रेशन उसी। वहां पे क्या है, वहां पे रॉक सॉन्ग चल रहा है, हिल्ले ले झकझोर दुनिया, और उसमें रैप हो रहा है। और यहां पे जो है आप कह सकते हैं कि जो बर्बर लोग होते हैं वो जिस तरह से शिकार करने के बाद नाचते हैं, वो जो असभ्य बर्बरता के साथ नृत्य का दृश्य होता है वो वहाँ पे दिखाया गया है। तो दोनों में वही सेंट्रल थीम यही है कि मूलतः वो भी असभ्य और बर्बर ही हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के ओपन एयर थिएटर में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं, खाली वहाँ पे, यहाँ पे हाथ में जो है बंदूक है, वहाँ गिटार है, उधर गोली निकलती, इधर शब्द निकलते हैं। दोनों का इम्पैक्ट उतना ही अधिक होता है।
उसके बाद आग में जीवित जलाया जाता है। जो सीआरपीएफ के जवान सोए रहते हैं उनको पेट्रोल बम फेंक फेंक करके, और वो पूरे स्कूल के टूटे भवन में आग लगा। और वो जो आग में, मतलब आपको जो लोगों की जो सिलुएट है आग में जब जलते हुए, काले रंग के फिगर्स आपको जलते तड़पते दिखेंगे, वो हो गया। और एक बच्ची को जो है वो रो रही थी जहाँ पे जल रहा था, एक फीमेल संभवतः आती है और वो उठा करके उसको फेंक देती है आग में। और बाद में मैं सुदीप तो जिस चर्चा कर रहा था, उन्होंने बोला कि नहीं, 8 को फेंका गया था, हमने तो एक ही दिखाया। माओवाद के बौद्धिक बचाव को बहुत अच्छे तरह से निर्देशक ने दिखाया है कि किस तरह से कोर्ट रूम में लॉयर होते हैं और ग्राउंड पे नेता होते हैं जो इनको बचाते हैं। अलग अलग राज्यों के लोग, जहाँ पे माओवाद का नहीं है या फिर जहाँ पे एक अलग सरकार चल रही है, जिस सरकार को हो सकता है केंद्र से समस्या हो, वो कैसे बचाने के चक्कर में रहती है। या फिर जो कॉम्प्रोमाइज लीडर्स होते हैं कि अब हजारों करोड़ का, रत्न का, प्रेशस स्टोन का, खनिज का, इस पे जो कब्जा है इनका माओवादियों का, उन पैसों में से 150 करोड़ कैसे दिए जाते हैं और किस तरह से उनको से पैसे दिया जाता है। तो इन सबको टच किया गया। और कॉमरेडों का सत्य जो है वो निर्देशक ने बहुत अच्छे से दिखाया कि कैसे ये वस्तुतः भगोड़े लोग होते हैं, एक नंबर के फट्टू। आप फिर कहेंगे अजीत जी वो तो कुल्हाड़ी से मार रहा है, तो मार रहा है तो वो कौन सा मतलब साहसिक कार्य है? वो तो मेरे भी साथ 10 व्यक्ति रहे और मैं एक को पकड़ करके कुल्हाड़ी लेके काट दूंगा, तो उसमें कौन सी बहादुरी है? तो ये बहादुरी नहीं है, वो आपने एक एरिया जो है वो कब्जा किया हो। और किसको मार रहे हो तुम मार रहे हो गांव के लोगों को ब्लैकमेल करके, जिनके पास तुमसे लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। उसको जो है दिखाया है, उनकी मतलब निशंसता, लेकिन ये कितने डरपोक होते हैं और ये कितने ठरकी होते हैं, इसको भी। हालांकि सेक्स स्लेव बनाने के कई आए हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से जो फीमेल कैडर थी जो बच करके आई है माओवादियों के चंगुल से, जो लंबे समय तक उनके साथ थी, वो बताती है फीमेल कैडर का एक ही काम होता है, सेक्स, दैट्स इट। केवल और केवल यौन दासी बन के वहाँ पे रहती है और कुछ नहीं। और क्रांति की लड़ाई में जो है तुम्हारी देह कम्यून की प्रॉपर्टी है, जो जेएनयू जैसे जगहों पे या ऐसा वैसा वाले बताते हैं इन लोगों को। और फिर जो है एक ये पैट्रियार्की का विरोध करते हैं। और जो 19-20 साल की बच्चियां जो छोटे छोटे शहरों से आती हैं, उनको ये लोग अपने चंगुल में इसी तरह से फंसाते हैं कि तुम्हारी देह कम्यून की प्रॉपर्टी है और हम कम्युनिस्ट हैं तो इसका हम भोग करेंगे, और यही तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारा योगदान यही है। इस तरह से दैहिक शोषण को, और पितृसत्ता यही है, पुरुष कैसे अपने आप को अच्छे शब्दों में लपेट करके, वामपंथी पुरुष महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो यहाँ पे दिखा। और यहाँ पे भी कॉमरेडाइन को एकदम पानी में जो लंका रेड्डी एकदम प्यार भरी निगाह देखता है और खींच लेता है, इसको भी दिखाया गया है। यहाँ पे इस्लामिस्टों से हाथ मिलाने को, उसको भी दिखाया गया। और एक बड़ा ही मजाकिया वो दृश्य है कि इनका एक कोड है सेफ पैसेज एक्टिवेट करने का। वो कोड है द अर्थ इज फ्लैट, ऐसे करके वो कोड है, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। तो सब एक दूसरे को बोलता है। वो मतलब मुझे लगा कि ये अच्छा सेटायर जो है उन्होंने इन लोगों के ऊपर किया है। फिर जो एक और चीज़ इन्होंने अच्छे निर्देशन में, मैं उसको इंक्लूड करूँगा कि सोफिस्टिकेटेड लॉयर और सरकारी लॉयर को किस तरह से बारीकी से दिखाना। कि उधर जो आती है शिल्पा जी, जिसने अभिनय किया है लॉयर का, वो एक पॉलिश्ड महिला है, बढ़िया मेकअप है उसका, कॉन्फिडेंस के साथ उतरती है और मॉक करती है गवर्नमेंट को, और अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके सामने जो जज बैठे हुए हैं, जिनके पीछे अशोक स्तंभ लगा हुआ है, उन पे कैसे वो प्रभाव डालती है अंग्रेजी बोल के। और हमारा सरकारी लॉयर जो यशपाल शर्मा जी, वो शुरू में दिखाया, मतलब उनकी भी एक जर्नी है कि स्टार्ट में वो कैसे हैं और अंत में वो कैसे बनते हैं। बोल नहीं पाते हैं, सर पकड़ लेते हैं
क्योंकि वो जो लेकर के आए उनके एविडेंस कलेक्शन का जो तरीका है वो भी फ्लॉड है। गवर्नमेंट को हेल्प नहीं कर रही है, अपने स्तर से कहाँ से एविडेंस लाया जाए, ये जो उनकी व्यवस्था है और कैसे सरकारी लॉयर सरकारी ही दिखता है और होता है, उसको पकड़ा है बहुत अच्छे से। और बाद में जो है थोड़े से आर्ग्यूमेंट वो रखते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट भी उस हारे हुए वकील का है जो पहले से ही पराजय जिसने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो जानता है कि ये पूरा कोर्ट रूम जो है रिग्ड है और सामने बैठे जो जज हैं जिनकी एजुकेशन हार्वर्ड में हुई है, जो भारतीय समाज को समझते नहीं हैं, वो अंग्रेजी बोलने वाली इसी लॉयर के साथ जाएंगे। वो जानता है, फिर भी वो देशवासियों की तरफ से कि उनके प्रिवलेंट थॉट्स क्या हैं उसको रखता है कि भाई आप बोल रहे हो कि वो 16 साल का बच्चा था जिसको मार दिया सिक्योरिटी फोर्सेज ने, तो भाई उस बच्चे के हाथ में गन क्यों है? वो माओवादी है। और ये लोग जो मर रहे हैं, क्या उनके कोई मानवाधिकार नहीं है? ये सारी चीजें, इन नुएंसेज को टच करना और उसको उसी तरह से दिखाना, ये मुझे लगता है कि सुदीप्तो सेन को इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। अब यदि एक्टिंग की बात करें तो अदा शर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं कि एक विक्टिम थी वहाँ पे, वो केरल स्टोरी में बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन उस तरह की थी और उसके साथ क्या होता है, और यहाँ पे वो एक है तो सेवियर कि बचाने के लिए आई हैं, लेकिन वो ट्रैप्ड है, एक स्टक इन द सिस्टम सोल्जर है। वो विवश है क्योंकि वो जानती है कि उसके साथ के लोग जो है आज मारे जाएंगे रात में। वो हर कॉल लगाती है होम मिनिस्टर तक को और उसकी हर बात को नकार दिया जाता है और अंत वही होता है कि 76 अर्धसैनिक बल के जवान जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वो विवशता और लोगों को तुम क्या मुंह दिखाओगे जिसके रक्षा का तुमने दायित्व लिया गया, वो पूरा मतलब पैरेलली चलता है कि एक तरफ आंगस्ट भी है, क्रोध भी है और दूसरी तरफ विवशता भी है, और उसको एक बैलेंस बना के चलना है। वो उसको निराश नहीं होना, उसको पता है इसी सिस्टम में रह के मुझे जो है लंका रेड्डी को घेरना है, पकड़ना है और जड़ से जो है इस माओवाद का समूल नाश करना है। तो वो इसमें दिखता है और अदा शर्मा ने अच्छे से उस कैरेक्टर को निभाया है। उसकी कन्विक्शन आपको डायलॉग डिलीवरी में दिखेगी और वो कन्विक्शन तभी आता है जब उस विषय पे आपने शोध किया हो, आप उन माओं से मिली हो, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों के जीवन को देखा हो, समझा हो या उसकी पीड़ा को अनुभव करने की चेष्टा की हो, तब वो कन्विक्शन आपको दिखता है। वहीं दूसरा अदा शर्मा से भी अधिक जिसने प्रभावित किया वो इंदिरा तिवारी का कैरेक्टर है। उनके फोटोग्राफ्स आप देखेंगे मॉडलिंग के ये वो, और फिर उनको आप इस फिल्म में देखेंगे। मुझे, मैं सही में बताता हूं कि मैं इनको नहीं जानता था, मुझे ध्यान में नहीं था कि इनको मैंने पहले कभी देखा है। और जब इस फिल्म में देखा और जिस सहजता के साथ उन्होंने एक आदिवासी स्त्री का अभिनय किया है और मेकअप इतना अच्छा किया गया उनका, एक तो आपको लगेगा नहीं कि मेकअप हुआ है, और दूसरा जो पात्र को निभाने की कला जो होती है वो इतना स्पॉट ऑन है। मुझे पहले लगा कि ये संभवतः सुदीप्तो जी को कोई आदिवासी स्त्री या उस इलाके की मिली होगी थिएटर आर्टिस्ट, उसको इन्होंने ले लिया है। इतने अच्छे से आपको मतलब वो विश्वास करवा देगी कि उसके साथ क्या हुआ, और उसकी पूरी एक जर्नी है। पति की हत्या होती है, बेटा माओवादी बन जाता है, तो एक विवश महिला का उसकी पीड़ा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद वो प्रतिशोध लेने के लिए तैयारी करती है, ट्रेनिंग करती है और अंततः वो बदला लेती है उससे। ये पूरे मतलब एक आर्क जो है उनका कैरेक्टर आर्क को चलता हुआ दिखता है पैरेलली अदा शर्मा के साथ का, लेकिन शेड्स इसमें अधिक आपको मिलेंगे। यशपाल शर्मा और शिल्पा शुक्ला हैं लॉयर के रूप में, और उसमें मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कैसे एक अभिजात्य भाषा शैली एलिटिस्ट, वो दिखने में बढ़िया से सोफिस्टिकेटेड वो दिखती भी है, बोलती है कन्विक्शन के साथ, वो बोलती है अपना पक्ष, जो मतलब धूर्तता की परिभाषा होती है ना, वो वहाँ पे उस लॉयर में दिखी है और उसने गजब का
शिल्पा जी ने अभिनय किया है। और यशपाल शर्मा ने, जैसे मैंने बताया, तो दोबारा उस पर बोलने की है नहीं। वो बहुत अच्छे से नुआंसेस को उन्होंने पकड़ा है और फ्रस्ट्रेशन को दिखाना कि मैं भी इस सिस्टम में ट्रैप्ड हूँ, मैं भी जानता हूँ कि क्या है, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं और उसमें मैं कुछ भी कर पाने में अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ, वो दिखाया है। रायमा ने वैक्सीन वार वाली जो जहरीली नागिन का अभिनय उसने किया था, एकदम उसको कैरी ऑन किया यहाँ पे। वो मुझे लगता है अरुंधति रॉय जैसे कैरेक्टर मतलब उसके जीवन से उसका प्रभावित होगा। और यहाँ पे उसने जो किया है वो बहुत ही बढ़िया उसने निभाया। वो मतलब लग जाएगा यू विल हेट दैट कैरेक्टर, तो उस तरह का है। तो उनका भी अभिनय, बाकी लोगों ने भी जो भी छोटे छोटे रोल में आए हैं, सब का अभिनय जो है वो अच्छा है। एक अच्छे डायरेक्टर की मुझे लगता है यह पहचान होती है कि वो लगभग सबसे अभिनय जो है उन्होंने अच्छे से करवा ही लिया है। कहानी, पटकथा और संवाद की यदि बात करें तो कहानी दो माँओं की है, एक जो अपना बच्चा खो देती है और दूसरा भी अपना बच्चा खो देती है, लेकिन दोनों का खोना अलग तरीके से है। अदा शर्मा का कैरेक्टर जो है वो प्रेग्नेंट रहता है और फिर भी वो ऑपरेशंस लीड करती रहती है, फिर स्ट्रेस के कारण, और पूरा एक ऑपरेशन के दौरान जो है उनका बच्चा चला जाता है। और दूसरा जो है उसका बच्चा खो जाता है, मतलब वो माओवाद में खो जाता है और उसकी रिटर्न की जर्नी होगी या नहीं होगी। तो ये करके मतलब उन दोनों माँओं की पीड़ा को दिखाया गया और दोनों अलग तरह से अपने अपने जीवन में शांति पाती है। दोनों का एम था लंका रेड्डी को पकड़वाना या उसकी हत्या, मतलब उसको मारना जो है ध्येय था। दोनों उसमें सफल होते हैं। एक का अपना बच्चा चला गया, लेकिन उसको इस बात की मतलब मेंटल पीस उसको मिलती है कि लंका रेड्डी मर गया। अब हजारों माएँ जो बस्तर के क्षेत्र की हैं, जो इस रक्तिम नरसंहार से, इस ब्लैकमेलिंग से प्रभावित थी, उनके बच्चे अब स्कूलों में पढ़ने जा सकेंगे, वो अपने घरों को वापस आएंगे। तो ये जो है मूलतः कहानी इसी तरह से चलती है। बहुत ज़्यादा समीक्षा में कहानी वैसे भी बतानी नहीं चाहिए। और इसमें एक स्टार्टिंग में ही है बस्तर की माँओं को समर्पित, ऐसे करके डिस्क्लेमर के बाद वो आता है। तो आपको लगेगा कि यार ये माँओं को समर्पित ये कैसे, उसमें आप और हमें यह समझना होगा कि युद्ध किसी भी तरह का होता है, सबसे भयावह पीड़ा जो झेलती है वो माताएं होती है, स्त्रियां होती हैं। फिजिकल वायलेंस छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं था कि रत्ना के कैरेक्टर के साथ बलात्कार हुआ या कुछ भी, नहीं। वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है, एक तो पति को चलो मार दिया, वो मर गया, उसके बाद कि मेरे बच्चों का भी कोई भविष्य नहीं है, और वो जो होपलेसनेस होती है, सरकार से भी मोहभंग आपका हो चुका है, अपने आसपास के लोगों से मोहभंग हो चुका है, जो पुलिस पर्सनल है जो आपकी सुरक्षा का वादा कर रहे हैं उससे भी आपका मोहभंग हो चुका है। ऐसे में वैसी माँओं की पीड़ाओं के बारे में सोचिए कि कितनी माँ प्रतिशोध ले पाती है और कितनी माँओं का जीवन जो है इसी विकट परिस्थिति में गुजर जाता है। 4 कहानियाँ इसमें जो है पैरेलली चलती है, सब प्लॉट्स आप कह सकते हैं कि पहला तो जो है वो माओवाद का है, दूसरा एक फ्रस्ट्रेटेड या विवश सैनिक का है जो अदा शर्मा का है, तीसरा जो है आशाहीन माँ का है, रत्ना यानी कि इंदिरा तिवारी ने निभाया है, और चौथा जो है कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम का है कि जुडिशरी किस तरह से बिकी हुई है, कैसे एक जगह क्राइम करके माओवादी दूसरे राज्य में जो है चला जाता है पैसा वैसा खिला करके। तो ये 4 स्टोरी जो है पैरेलली आपको गुथा हुआ एक अच्छे एडिटिंग के साथ जो है वो आपको दिखाया जाएगा। तो वो है, पेस बहुत ही अच्छा है कहानी का, तो इसके लिए भी एडिटर और निर्देशक को साधुवाद। संवाद अच्छे लिखे गए हैं, चाहे नीरजा का मोनोलॉग हो या फिर वकीलों की जो है कोर्ट रूम में दलीलें हों, इन सब को अच्छे से मुझे लगता है कि ढंग से लिखा गया है और उन शब्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिन शब्दों का प्रयोग करके माओवाद का या विरोध होता है या फिर उसको डिफेंड किया जाता है। तो ये है गांधीवादी कॉमरेड हैं, ये चरखा चलाते हैं 1 घंटा, कैसे गांधी को बेचा जाता है, मतलब
आप सोचिए कि सबसे हिंसक विचारधारा दुनिया की, और वो लोग गांधी को कैसे बेचते हैं। एक अहिंसक व्यक्ति की, गांधी से और समस्याएं हो सकती है हमारी आपकी, लेकिन उसको अहिंसा की मूर्ति के तौर पे दिखाया जाता है, और कि ये कॉमरेड हैं चरखा काटते हैं, और उधर जो है वो हजारों लोगों के शवों का नरसंहार का उत्तरदायी हैं। तो वो एक मतलब बहुत ही बढ़िया, वो मतलब दोगलापन जो है माओवादियों का वो दिखाया गया है। एडिटिंग अच्छा है, पेस जो है फिल्म का 2 घंटे की, अब पहला हाफ तो कैसे निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना फास्ट जो है सब कुछ होता है। और वो इसलिए भी एक मतलब थ्रिलर का आप कह सकते हैं कि टच देने की चेष्टा की गई है। हालांकि इसमें मतलब थ्रिलर तो है नहीं उस तरह से, सबको पता है कि कहानी है क्या, माओवाद है क्या, वो किन रूपों में हमारे समक्ष आता है, तो वो है। तो वो लगातार मतलब सीन और सीक्वेंस इतने अच्छे से स्विच होते हैं, और ख़ास करके कोर्ट रूम की कहानी जो चलती रहती है उसमें जो आर्गुमेंट होते हैं वो ट्रांजिशन करता है ऑन ग्राउंड पे, वही घटित होता रहता है। इधर जो है बेटा ट्रेनिंग कर रहा है माओवादियों से जुड़ने के लिए, उधर माँ जो है माओवादियों से लड़ने के लिए ट्रेनिंग कर रही है, और उधर फिर नीरजा जो है उधर पुलिस फोर्स का अपना वो प्लानिंग चल रहा है। ये सारी चीज़ें पैरेलली दिखाना, एक साथ दिखाना, जक्स्टापोज करना, ये सारा मुझे लगता है कि एडिटर के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ट्रांजिशन स्मूथ है, और कहीं भी आपको जर्क फील नहीं होगा कि यार ये कहाँ आ गए हम अचानक से, तो वो जर्क्स नहीं है, बहुत ही अच्छे से मतलब फिल्म का एक बहाव जो होता है वो मेंटेन किया है। छोटे कट्स नहीं हैं, लंबे और मध्यम मतलब लेंथ के आप कह सकते हैं कि सीक्वेंसेस रखे गए हैं, जो अच्छा है, आपको इन्वॉल्व होने देता है। नॉर्मली छोटे कट्स या छोटे छोटे सीक्वेंस का प्रयोग जो होता है वो मारधार वाली फिल्म में अधिक होता है, जिसमें एक के बाद एक धराधर आप दिखाते हैं। तो इसमें नहीं, इसमें आपको वो ब्रीदिंग टाइम एडिटर ने दिया है कि आप दृश्य को समझ सके कि वहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ कुछ मोमेंट ऐसे जहाँ पे थामा जाएगा, आपको रोका जाएगा कि आप रुक करके एडमायर कर सकें कि वो जो हुआ है, दृश्य जो घटित हो रहा है, उसकी नृशंसता कितनी भयावह है, कितनी गंभीर है। कई जगह पे मतलब आप निशब्द हो जाएंगे अगर आपने इसकी नृशंसता को, जो जर्नलिस्ट नहीं है और जो लोग बहुत अधिक न्यूज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए ये एक शॉकिंग अनुभव रहने वाला है। म्यूजिक है और पार्श्वध्वनि संयोजन यानी कि बैकग्राउंड स्कोर है वो अच्छा है। स्टार्ट का बिल्डअप जो होता है वो कोर्ट रूम में जिस तरह के दलीलें जो है कथोपकथन होते हैं वो यदि देखा जाए, उसके बाद फिर जब वायलेंस होता है, प्लानिंग जब चलती है कि किस तरह से इसको रोका जाएगा, इन सब में आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ऐसा नहीं है कि एक तरह का और थंपिंग ही हर जगह चल रहा है। वायलिन का, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का भी यूज हुआ है, जो नॉर्मली कई जगह पे आपको नहीं दिखेगा। स्ट्रिंग अभी आर्टिकल 370 जो आया था उसमें भी एक जगह पे गिटार का मुझे लगता है कि बैकग्राउंड स्कोर में यूज हुआ था। तो उस तरह से यहाँ पे भी आपको जो है अलग तरह का दिखेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन हाँ वो आपको कहानी में जिस तरह की रिक्वायरमेंट है तो वो एक अच्छे थिएटर में यदि आप देखेंगे तो वो आप फील कर सकेंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक है और वो इन्हांस करता है सीन के मूड को। वो आपको कुछ गीत हैं जिसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, चाहे जेएनयू में तो हिल्लेले झकझोर जुने, वो तो गोरखनाथ पांडे का लिखा हुआ है, वो जो इंडियन ओशन ने भी गाया है वो भी है, लेकिन उसी का एक अलग वर्जन है। बीच में रैप है, वो रैप में जिस तरह से वामपंथी जो है ना ये सारे विकास को नकार देते हैं। चंद्रयान पे भेज रहे हो तो वो सड़क क्यों टूटी हुई है, गरीब क्यों है लोग, इस तरह का जो एक फॉल्स इक्विवेलेंट या बिना काम के जो कुतर्क होते हैं वस्तुतः उसको रैप में डाला गया है कि कैसे ये लोग बरगलाते हैं लोगों को, वो डाला गया। और एक जो वंदे वीरम करके गाना है उसकी डेप्थ मतलब लिरिक्स की डेप्थ जो है, यदि सोनू निगम जैसे कोई सिंगर उसे गाते तो मुझे लगता है कि उसका भाव वो और भी अच्छे से निकल के आता। जब हत्या हो जाती है, लाशें रखी हुई हैं और माताएं रो रही हैं, उस समय वो जो है वो मतलब डेप्थ जो मैं खोज रहा था उस गीत के स्वर में जो भी गा रहे हैं, वो डेप्थ
उस तरह से मिला नहीं, जो संभवतः वही है कि कोई सोनू निगम या इस तरह का कोई सिंगर गाता, लेकिन वही है कि संभवतः बजट का कांस्टेंट रहा हो इतने बड़े सिंगर को लाना जो है, तो वो है। फिर भी जो लिरिक्स जिसने लिखा है, उत्तम कार्य किया है, उसको जो है साधुवाद। सिनेमेटोग्राफी, ऐसी फिल्मों में क्या होता है कि बहुत अच्छे आप मतलब दृश्य शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वायलेंट फिल्म है। इसमें पिक्चरस्क सेटिंग्स हैं, लेकिन वो जंगल का है, ऊपर से है, तो उस तरह से उसमें वो भाव जगाना ही नहीं है डायरेक्टर को, तो आपको सिनेमेटोग्राफी उस तरह की नहीं दिखेगी। लेकिन हाँ, जिस कलर पैलेट का यूज किया है, वो रेड का टिंज वो ज़्यादा आपको दिखेगा, मतलब डल रेड जिसको बोलते हैं, जो ब्राइट नहीं है, मरून की तरफ जाते हुए। मिट्टी का भी रंग वही है, माओवादियों के कैप का रंग हो गया, और दीवारें हैं, वो स्तंभ बनाया, ये सब पे तो वो थोड़ा सा आपको वो दिखेगा। तो वो पूरा एक एक फिर होता है ना, हर चीज़ को बांधे हुए कि वो क्या दृश्य घटित हो रहा है, राइटिंग क्या चल रही है, फिल्माया क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, और मोमेंट भाव क्या है, उस सब को जो है कॉम्प्लीमेंट करता हुआ आपको दिखेगा। इसमें जिन जिन चीज़ों को, वही मैं कहूँगा कि वो दिखाया गया है ना, जिस इंटेंसिटी के साथ आग में जलने का दृश्य है, जो मैंने आपको बताया, सिलुएट जो है वो तड़पन, उसकी जो तड़प होती है, वो बच्ची को फेंक दिया गया। किलिंग्स का एक निशंस दौर चलता है, जब गवर्नमेंट हार जाती है अपना आर्ग्यूमेंट कोर्ट में, उसके बाद कैसे माओवादी अचानक से सबका गला रेतते हुए दिखते हैं। राजेंद्र कर्मा जो है लीडर, उसकी हत्या के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वो सब जब आप देखेंगे, तब मुझे लगता है कि वो आप और भी अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे। और एक जो दृश्य जो आपको सबसे अधिक वो हृदय विदारक है, वो है रत्ना का अपने पति के शव के टुकड़ों को टोकरी में लेकर के सर पे रखना, और गांव में वो प्रवेश करती है। वो उस जगह से निकलती है, बेहोश रहती है बहुत देर तक, तब तक मारने वाले जा चुके हैं वहाँ पे। वो जगती है और फिर शव को सर पे लेकर के आती है, और गांव में जब इंटर करती है, वो वाला दृश्य जो है बहुत अच्छा है। और ओवरऑल जो मैंने बोला कि वायलेंस को डिपिक्ट करने का तरीका जो है वो उत्कृष्ट है। ये हिंदी फिल्म मेकिंग में ये अच्छी बात है कि अब लोग इन चीज़ों को चुनने लगे हैं। ठीक है, एडल्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई बात नहीं, ए सर्टिफिकेट लेंगे, और जो हुआ है उसको जितना हम अच्छे से दिखा सकते हैं उतने अच्छे से हम दिखाने की चेष्टा करेंगे। अब अंतिम जो है कि क्या क्या अच्छा लगा इस फिल्म में, उत्कृष्ट बातें क्या हैं, और सिंबलिज्म या इमेजरी इन सब का प्रयोग जिस तरह से किया गया है। पहला सीक्वेंस, जैसे कि मैंने बताया, कि पूरे फिल्म का टोन सेट करता है। अखबारों की कटिंग से आरंभ होता है, कास्टिंग के टाइम पे वो चलता रहता है, आपको पता चलेगा कितने लोगों की हत्या हो चुकी है और किस किस तरीके से हुई है वो पूरा। और फिर वामपंथियों के टर्म्स जो होते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ये हो रही है, और मतलब आर्म फोर्सेज जो है वो रेपिस्ट है, वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, ये बच्चे हैं जिनके हाथों में बंदूकें, आखिर पकड़ाई किसने, पकड़ाई इन्होंने ही है, लेकिन वो पूछते हैं किसने पकड़ाई है, जैसे कि सरकार ने उनको दे दिया हो। ये सारी चीज़ें मतलब पुलिस को रेपिस्ट बताना, पुलिस को ही क्रूर बताना, और ऐसे दिखना कि हम गरीबों के साइड में, हम सर्वहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कंसर्न हैं कि वहाँ पे बस्तर में जो नक्सली हिंसा हो रही है वो सही नहीं है, वी आर कंसर्न अबाउट इट। और हम माओवादियों को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट की नाकामियों पे अटैक कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को जो दिखाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। वामपंथी क्रूरता वो जो है वो मैं 3-4 बार आपको बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोल देता हूँ। जो मरी झापी हो या फिर कश्मीर हो, जिसमें रक्त से सने हुए चावल जो है उसी स्त्री को खिलाए गए थे जिसके पति के शव से वो रक्त रिसके आ रहा था, बच्ची को आग में फेंक देना, कुल्हाड़ी से मारना, हंसिया से मारना, गला रेतना, ये सारा जो है बौद्धिक आतंकी यमुना और वान्या जो है वो उन दोनों को दिखाना, उसका डिपिक्शन जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वामपंथी रोमांटिसिज्म, हिले ले झकझोर दुनिया और रैप, विकास कुछ नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं,
कहाँ का विकास, यो मान, ये वाला सब जो चलता है। और लंका रेड्डी जो है ओपनिंग सीक्वेंस में पूरा एक कविता पढ़ता है कॉमरेड की। तो कैसे मतलब लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है। क्रांति हो रही है और क्रांति करेंगे और हम जो है इस सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, जन तानाशाही सरकार आएगी, वन पार्टी सिस्टम। मतलब वो पूरा दिखाया गया है कि शब्दों का सहारा लेकर के किस तरह से वामपंथी काडर को एक्साइट किया जाता है कि तुम इस युद्ध में बने रहो और तुम जो है कुर्बानियाँ देते रहो, मरते रहो, हम आगे बढ़ेंगे और अंततः हमारी विजय होगी। तो वो भगोड़े वामपंथी कि जो ही लगता है, जब तक इनको लगता है हम सेफ एनवायरनमेंट में हम मार सकते हैं किसी को, तब तक टिप, जो ही टिप आती है कि भाई तुम अब टारगेट पे हो, तो वामपंथियों का नेता बोलता है कि स्ट्रेटजी जो है हमें चेंज करनी होगी, वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजी। जो एक महिला पत्रकार भी बेचारी बोलती रही हैं, हम उसका फोटो वीडियो नहीं लगाएंगे, बट आप समझ गए होंगे। पैजामा और आप आगे बोलने की बात है नहीं, वो जो है वो तुरंत बोलता है कि मैं जो है हम तो गुरिल्ला वार करते हैं और इस तरह से करते हैं, तो हम स्ट्रेटजी बदल रहे हैं और मुझे जो सेफ पैसेज चाहिए और मैं निकल रहा हूँ। वो भागता जो है, तो वामपंथियों का भगोड़ापन जो है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। और चे गुवेरा वाला ऑर्गेज़्म, वो कैसे मतलब टोपी पहने हुए एकदम स्टार मार्क लगा हुआ है, दाढ़ी मूछ जो है उसी तरह की, मतलब साइड बर्न्स जो हैं वो मस्त एकदम चल रहा है। तो वो जो है जिससे स्खलित आज भी डीयू और जेएनयू के लोग जो है टी शर्ट पे चे गुवेरा एकदम साट के एकदम चल रहे होते हैं। तो वो सबको दिखाया गया। तो मूलतः ऑल इन ऑल मैं इस फिल्म को 10 में से 8 स्टार, 7.5 स्टार दूंगा, 5 में से 3.5-4 के लगभग पे। ये फिल्म इस कारण से भी देखी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं और कोई निर्देशक और कोई निर्माता अपना सारा पैसा जो पिछली फिल्म से उसने कमाया है झोंकता है, तो इस आशा के साथ झोंकता है कि ऐसी कहानियाँ जो पहले कही नहीं गई हैं और जो कही जानी अत्यावश्यक हैं, उसको हमें और आपको देखने के लिए जाना चाहिए। और मैं केवल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आइडियोलॉजिकली ये अलाइंड है हमारे विचारों से फिल्म इसलिए देखिए, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिल्म अच्छी बनी है, इसलिए जाकर के देखिए। और कल रिलीज हो जाएगा। अब देखते हैं, स्टार्ट में इन्होंने लिमिटेड रिलीज रखी है, संभवतः 500-700 या 1000 थिएटर से आरंभ करेंगे, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से ये आगे कैसे पेस सेट करता है अपने बिजनेस का वो हम देखेंगे। लेकिन ऐसी फिल्मों को बिजनेस मिलना चाहिए। आपको यह समीक्षा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।